हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जे अकेडमी। सो आज हम करेंगे बेसिक एंड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप फ्यूचर में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है माइक्रोबायोलॉजी का, किस किस फील्ड में आप इसकी नॉलेज को अप्लाई करके फ्यूचर में आप कोई काम कर सकें इस ब्रांच के हेल्प से। तो यहाँ पर बेसिक और अप्लाइड एस्पेक्ट जो है वो मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली एक साइंटिस्ट राइटर हुआ करते थे स्टीव जे, जिन्होंने कहा था कि हम लोग आज की तारीख में जो हम लोग रह रहे हैं ना, वो बेसिकली बैक्टीरिया की एज में रह रहे हैं, यानी कि एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पे बैक्टीरिया ने डोमिनेट किया हुआ है। और ऐसा वो उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि आप अपना डेली का कोई भी ऐसा रूटीन उठा के देख लीजिए, आप कहीं पे भी जाइए, कोई प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि वहां पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो उसको या तो उसको प्रोडक्ट को बनाने में उसकी हेल्प की होगी। तो मतलब कहने का ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रीडोमिनेंटली इतना ज्यादा हमारे इस अर्थ के ऊपर है कि उनका जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म होगा ही नहीं। और माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं इसमें, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और एक्चुअल में ये बात भी सही है। अगर आप इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नोबेल प्राइज है जो कि मेडिसिन और फिजियोलॉजी में दिया जाता है, उसमें मेजॉरिटी जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो ज्यादातर माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च के लिए दिए जाते हैं। चाहे तो किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई मेडिसिन तैयार की हो या कोई डिजीज बताई हो, उसको इरेडिकेट कराने में हेल्प कराई हो, तो जो भी मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ अवार्ड्स दिए जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, उनकी रिसर्चेस को। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप जो बेसिक एस्पेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, तो जैसे हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में हम डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ते हैं। जैसे आप बैक्टीरिया के अगर बारे में बात करेंगे या बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो आप कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अगर आपने वायरस को स्टडी किया तो आप कहते हो वायरोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे अगर कोई इंसान बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहा है तो उसको बैक्टीरिया के बारे में फुल नॉलेज होगी, तो वो आगे बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी इंफेक्शियस डिजीजेस होंगे, बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी उसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स होंगे, उनको यूज कर सकता है। कोई बीमारी अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड हो रही है तो उसके लिए मेडिसिन तैयार करा सकता है या फिर उसको इरेडिकेट कराने में हेल्प कर सकता है। तो आप जो है, जब आप इस ब्रांच को पढ़ते हैं तो आप उसके इंपॉर्टेंस को समझ जाते हैं कि आप अगर पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हो तो आप क्या करेंगे। अगर बैक्टीरिया पढ़ रहे हो तो आप बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीटली उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह से अगर आप वायरस को पढ़ते हैं तो आप कौन सा ब्रांच पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे वायरोलॉजी, जिसमें आप वायरस से रिलेटेड हर एक चीज को स्टडी करते हैं। सेम जो है, अगर आप फंजाई को पढ़ते हैं तो आप माइकोलॉजी, अगर एल्गी को पढ़ेंगे तो एल्गी को पढ़ेंगे तो फाइकोलॉजी। इसी तरह से अगर आप प्रोटोजोआ को पढ़ोगे तो प्रोटोजूओलॉजी। तो ये बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्टडी की जाती हैं, जिन्हें आप बेसिक माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आप इनको पढ़ने के बाद पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिक के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप इसको अप्लाइड के फॉर्म में अगर पढ़ते हैं, यानी कि आपने इसको जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपने इसे स्टडी किया है, इन सबको प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। ये तो हुआ बेसिक। अब जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका, यानी कि जो अप्लाइड एस्पेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, जैसे फॉर एग्जांपल एक आता है आपका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एक आता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब आप सोचिए, जैसे अभी कुछ साल पहले जब कोरोना हुआ था,
तो ये कोरोना जो है इसके लिए इन लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि कोरोना से हमारा छुटकारा यही दिलवा सकते हैं मेडिकल के जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वायरस है ये, और इसके लिए उन्होंने जो एंटीवायरल थी और साथ में जो वैक्सीन है वो तैयार की। तो यहाँ पे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली क्या किया, उनकी जो बेसिक नॉलेज थी उन्होंने प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके वैक्सीन और एंटीवायरल तैयार कर दिए। तो यही होता है, यही चीज होती है कि जो हमारी बेसिक नॉलेज होती है उसको अप्लाई करके हम क्या करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली उसको यूज करते हैं, सो दैट जो हमने पढ़ाई की होती है उसको हम आगे फर्दर फ्यूचर में यूज कर सके। सेकेंड आता है आपका फूड इंडस्ट्री। अब आप देखिए फूड इंडस्ट्री में आज के टाइम पे आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएंगे, आपको जो भी प्रोडक्ट, जो पैक्ड फूड प्रोडक्ट है, अगर आप उसको पलट के देखेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये इंडस्ट्री में तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है और उसके अंदर कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। जैसे कि अगर आप याकुल्ट की बात करें तो याकुल्ट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये फूड इंडस्ट्री है, और साथ में फूड इंडस्ट्री इस बात पे भी ध्यान रखेगी कि किसी भी तरीके का जो पैक्ड फूड मटेरियल है उसकी वजह से बीमारियां ना हो, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग ना हो। तो यहाँ पर ये इसने जो इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट है, यहाँ पर फूड इंडस्ट्री में जो उसकी बेसिक नॉलेज है उसको अप्लाई किया गया। तो ये जो है अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे थर्ड आती है आपकी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो यहां पर आप ये समझिए कि जो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, जैसे आपने जीएमओ फूड का या फिर जो जीएमओ जो वैरायटी है उसके बारे में सुना होगा, यानी कि जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया हो, उसको यूज किया जाता है जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उसमें। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉटन की बात करती हूँ, तो कॉटन जो होता है उसमें अगर कीड़ा लग जाए तो पूरी की पूरी फसल को खराब कर देता है। बट आज जो हम कॉटन यूज करते हैं, जो भी फसल लगाई जाती है कॉटन की, उसके अंदर बीटी कॉटन जो है वो यूज किया जाता है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, बैसिलस thuringiensis। ये जो बीटी है, ये इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड आपने ये वर्जन लिया है, इसका कॉटन का सीड लिया है, तो उसमें कॉटन को खराब करने वाला जो कीड़ा है उसके लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जो ये कॉटन की जो फसल है वो बरकरार रहती है। इसी तरह से आपने आज के टाइम आप जो मार्केट्स में जाते हैं, जब आप वेजिटेबल खरीदते हैं, तो ज्यादातर जो वेजिटेबल होती हैं उनमें कीड़े नहीं लगते या वो जल्दी से सड़ती नहीं है। वो पॉसिबल हो पाती हैं बेसिकली इन्हीं माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रिसर्चेस के थ्रू, जिससे वो जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो जल्दी से सड़ जाते हैं, उनके जीन में कुछ तरह के मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं जिससे कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पे जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है, जो एग्रीकल्चर को स्टडी करते हैं, उनका रोल आ जाता है। इसी तरह से आप जैसे वाटर सीवेज प्लांट्स हो गए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, वहां पर उन इंडस्ट्रीज में, या फिर जो सीवेजेस को जो ट्रीट किए जाते हैं उनको, तो यहाँ पर भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल होता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप पानी की बात करते हैं तो पानी से भी आपको ज्यादातर बीमारियां हो सकती हैं अगर आप कंटामिनेटेड वाटर को यूज करें। इसी तरह से अगर सीवेज होगा, कूड़ा पड़ा होगा आपकी सोसाइटी में, या आप जिस जगह रहते हैं वहां कचरा ही कचरा होगा, तो उससे क्या होगा, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज्यादा होगी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ अदर इंसेक्ट्स, फ्लाइज भी होंगे, जो कि क्या करेंगी, वो बीमारियां लेकर आती हैं। तो यहाँ पर अगर आप वाटर ट्रीटमेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो सीवेजेस को ट्रीट किया जाता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है। वो उसके जो डाइजेशन है, यानी कि जो सीवेज
सीवेज है उसको डिकम्पोज करने का काम करता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हुए, सीवेज इंडस्ट्रीज हो गई, वहां पर भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल आता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ये सब जो बेसिक नॉलेजेस हैं वो अप्लाइड की जाती हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकली उसको यूज किया जाता है। जैसे आप मेडिसिन में या फिर जो वैक्सीन्स बनती हैं वहां पर भी क्या है, आप क्या करेंगे कि जो भी कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हो रही है तो उसको क्या करेंगे आप, या तो उसको किल्ड फॉर्म में यूज कर लेते हैं या फिर उसका जो नंबर है उसको कम करके या फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में उसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं और उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कराते हैं, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव कराते हैं और आपका बॉडी जो कि आपकी इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम बेसिकली उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी से बाहर निकाल फेंकता है। तो इसमें क्या चीज आती है, इसमें आती है इम्यूनोलॉजी, यानी कि आपने जो मेडिसिन बनाई, आपने जो भी वैक्सीन या जो भी कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने वाली दवाइयां बनाई, उससे हुआ क्या, उससे बेसिकली आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही एक्टिव हो गया, उसने एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी, आपका एक तरह से आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो गया। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उससे आप एक नई ब्रांच को ही स्टडी करने लग गए जिसे आपने इम्यूनोलॉजी कहा। तो ये इम्यूनोलॉजी जो है ये आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसमें अगर आपकी बॉडी में आपने कोई मेडिसिन नहीं भी खाई है इन केस, तो भी आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाएगी और एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगी। उसमें क्या होता है, आपने बी सेल्स और टी सेल्स का नाम सुना होगा। ये बी सेल्स एंड टी सेल्स जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। ये कुछ तरह के ऐसे सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं और आपकी बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालते हैं। ये जो बी सेल्स हैं ये हम एक्चुअली इम्यूनोलॉजी में मैं सेपरेट आपको पढ़ाऊंगी। ये अभी सिर्फ मैं बार बार ये आपको बोल रही हूं कि अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, आपको आपका एक बेस तैयार किया जा रहा है, इसको हम आगे इलॉबरेट करेंगे और ये काफी बड़ा, ये सब जितनी भी सब ब्रांचेस हैं ये सब मैं पढ़ाने वाली हूँ, ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो इसके बारे में काफी डिटेल लेक्चर्स होंगे। तो अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हो रहा है इसलिए मैं आपको इसका बहुत छोटा समरी दे रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि जो बी सेल्स हैं, ये बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है आगे फर्दर जब रीअकरेंस होता है किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन का तो उससे बॉडी को सेव करते हैं। अपने आप ही जितने भी एंटीबॉडीज है वो अपने आप ही वो निकाल देते हैं, जिससे कि जो भी रीअकरेंस हुआ है जिस भी पर्टिकुलर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो वो बिना किसी मेडिसिन या बिना किसी उसके ही हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जो एक्टिव होके उनको बिल्कुल खत्म कर देता है। तो ये जो आपका नया जो ये ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, ये भी बेसिकली आपका प्रैक्टिकली आप इसको पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो खुद को रेजिस्ट कर लेता है, यानी कि अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगा, वो उसको अपने अपने चारों तरफ एक कोट बना लेगा या फिर वो एक ऐसे मोड में चला जाता है जिसे आप इनएक्टिव स्टेट कहते हैं और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप कोई एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज करते हैं तो उस एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज से क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो है वो एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां पर वो खुद को मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कर लेता है और जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है और वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन को दोबारा कर देता है बॉडी में। तो ये जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गए या फिर जो भी बैक्टीरिया जो है रेजिस्ट कर लेता है खुद को, तो इसके लिए भी एक तरह से माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही उनके लिए चैलेंज होता है कि आप किस तरह की एंटीबायोटिक या किस तरह की मेडिसिन तैयार करें जो खुद को रेजिस्ट ना करने दे, मतलब कोई भी पर्टिकुलर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेजिस्ट ना करने दे, खुद को बचाने ना दे, जिससे कि जो भी आपने मेडिसिन यूज की है वो सक्सेसफुल रहे। अब वो पर्टिकुलर जो भी
इन्फेक्शन कर रही है उसको कंप्लीटली जड़ से निकाल दे। तो इस तरह के भी चैलेंजेस होते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, जो कि उनको जो भी पर्टिकुलर जो आपने मेडिसिन तैयार की है वो फुल्ली एक्टिव स्टेट में होनी चाहिए, या फिर इस तरह की मेडिसिन होनी चाहिए कि जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर सके, डिजीज को खत्म कर सके। तभी लोग जो है इस चीज को बिलीव करेंगे कि हाँ, जो माइक्रोबायोलॉजी में काम किया गया है वो एक्चुअल अच्छा है, क्योंकि आपको बीमार रहना या फिर किसी भी बीमारी से परेशान रहना तो बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि कोई भी बीमारी है तो उसका फटाफट जल्दी से इलाज हो जाए, तो आप ये चाहेंगे। तो ऐसे ही आप जो है इसको आगे स्टडी करते हैं। तो आप जैसे और क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि आपने माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ रहे होते हैं तो ये इतनी ब्रॉड साइंस है कि जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो इसके बहुत सारे सब ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाते हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू हो जाती है। आपको पता लग जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी में जो है, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो आप जो है बैक्टीरिया को सिर्फ एज एक मतलब कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर, या फिर उसको ये सोचें कि वो पैथोजेनिक होगा या फिर बेनिफिशियल होगा, आप सिर्फ इसी इसी उसमें नहीं पढ़ सकते। आप उसकी पूरी फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसके पूरे सेल को स्टडी करते हैं, आप उसकी जो भी उसके सेल में चलने वाली एक्टिविटीज है उनको पढ़ते हैं, आप उसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, आप उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फुल स्टडी करते हैं, तभी आपको उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो समझ आता है। तो यहाँ पर जो ये बेसिक एंड अप्लाइड एस्पेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, ये मैं आगे जब आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ये जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, ये बहुत बड़ी ब्रांच है, और इसके अंदर आप बहुत सारे ऐसे सब ब्रांचेस पढ़ेंगे, और इसको आप अप्लाई भी करेंगे नियर फ्यूचर में। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, जैसे कोरोना के केस का ही ले लीजिए। कोरोना में जब ये बीमारी आई थी तो उस वक्त जो है बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आ रही थी कि ये बायो वेपन हो सकता है, ये जो है एक तरह का वेपन हो सकता है जिसमें हम कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके उसे एक तरह से हथियार के तौर पे यूज करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये न्यूज में बहुत आया था कि ये बायो वेपन हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, या फिर जो भी कोई वेपन्स जो यूज होते हैं, बेसिकली वो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में करते हैं। जैसे हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा था कि ये इसने डिस्ट्रक्शन बहुत किया था। तो इसको ये पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन है या कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक नेचर का है, अगर वो आया है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कि हम उसको बहुत जल्दी स्टडी करें और उसके जो पॉसिबल क्योर हैं उसको लेकर आए, सो दैट जो पॉपुलेशन है हमारी अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो बच सके। मतलब ऐसा ना हो कि अगर सपोज ये कोरोना के टाइम पर जो ये इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था, अगर उसको जल्दी से जल्दी नहीं कंट्रोल किया जाता तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता, शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन होता। बट थैंक्स टू माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन्होंने इसको जल्दी से जल्दी स्टडी किया, इसके मेडिसिन तैयार किए, इसके वैक्सीन तैयार किए, और आज हम जो है फ्रीली जा सकते हैं इधर उधर। हमें पता है कि हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने हैं, अदरवाइज ये कोरोना जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम, अगर हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लें तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आप ये समझिए कि माइक्रोबायोलॉजी में आप सिर्फ जो है बेसिक ही नहीं पढ़ेंगे, आप जो है इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स भी पढ़ेंगे। और क्योंकि ये अभी जस्ट एक बेसिक फर्स्ट चैप्टर है, मैंने सिर्फ अभी फर्स्ट चैप्टर के बारे में ही आपको बताया है। अभी आपको जो मैं नेक्स्ट यूनिट आपको जो पढ़ाऊंगी, जो नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो होगा बैक्टीरिया का, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि वो किस तरह के शेप्स के हो सकते हैं, क्या क्या उनका साइज हो सकता है, उसकी फिजियोलॉजी किस तरह की होती है, किस तरह का जो है ये सेल होता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज,
तो हम इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस दूंगी। तो अभी जस्ट मैंने क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किया है, इसलिए ये अभी सिर्फ बेसिक है, मतलब एक बेस मैं तैयार कर रही हूँ, सो दैट आप आगे जब इसकी वीडियोस आप मेरे वीडियोस को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ये ब्रांच जो है बहुत बड़ी है। और दूसरी बात ये कि मैं अब आने वाले टाइम में अपने नीट के लेक्चर्स भी लेके आऊंगी, उनके वीडियोस भी लाऊंगी, जिसमें मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ नीट वाले स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर जितने भी नीट का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो सब उसके वीडियोस भी मैं सेपरेटली दूंगी। तो आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सो दैट मैं अपने वीडियोस बनाऊं और रोज जो है नई नई वीडियोस अपलोड करूं, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो उनको हेल्प कर सकूं, और साथ में जो ये माइक्रोबायोलॉजी में करा रही हूं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नवल जे एकेडमी। सो थैंक यू सो मच।